Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about prevention of insults to National Honor Amendment Bill 2026. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल लॉ के बारे में, जो मेन कानून था जिसको अब अमेंड किया गया है एक नए बिल की मदद से। तो द प्रिंसिपल लॉ जिसको अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। इस कानून के नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि जो भारत के महत्वपूर्ण सिंबल से हैं, जो भारत के नेशनल ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाली एंटिटीज हैं, उनके इंसल्ट को प्रिवेंट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत मेनली 3 एंटिटीज को प्रोटेक्शन दिया गया है: नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एंथम। सेक्शन 2 provides protection to national flag and the Indian Constitution. इस सेक्शन के हिसाब से इफ एन इंटेंशनल इंसल्ट इज कमिटेड टुवर्ड्स द नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पब्लिक प्लेस और इन अ प्लेस विद इन पब्लिक व्यू लाइक बर्निंग, म्यूटिलेटिंग, डिफेसिंग, डिफाइलिंग, इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी किया जाता है अगर नेशनल फ्लैग के साथ या संविधान के साथ, इसको ओपनली बर्न करना या म्यूटिलेट करने की कोशिश, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। और इस ऑफेंस के लिए 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। दोनों एक साथ भी हो सकता है। 3 साल की सजा या फाइन या इवन बोथ वुड बी इम्पोज्ड। सेक्शन 3 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द नेशनल एंथम। अगर कोई इंसान इंटेंशनली नेशनल एंथम गाने से मना करता है या फिर दूसरे लोग जब नेशनल एंथम गा रहे हैं वहां डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, मान लीजिए कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, उस केस में वो नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर अ पर्सन इंटेंशनली प्रिवेंट्स सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम या causes disturbance to an assembly engaged in singing of national anthem, then it will be considered as an offense under section 3 of prevention of insults to national honor act 1971। तो सेक्शन 3 is for national anthem और यहाँ पे भी 3 साल की सजा हो सकती है। इस केस में फाइन लगाया जा सकता है या दोनों एक साथ इम्पोज किया जा सकता है। रिपीट ऑफेंडर्स को मिनिमम 1 साल की सजा तो होगी ही होगी। अगर कोई इंसान मान लीजिए एक बार नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करता हुआ पाया गया और उस केस में उस पर फाइन लगा करके उसको छोड़ दिया गया, अगर वो दोबारा नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करता हुआ पाया जाएगा तो उस केस में उसको कम से कम 1 साल की तो सजा होगी ही। रिपीट ऑफेंडर्स को मिनिमम 1 साल की सजा तो है ही। अब करंट न्यूज ये है कि ये जो प्रिंसिपल लॉ था 1971 वाला, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसको अमेंड किया गया है with help of a new bill. This bill is Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill 2026 that has been passed yesterday by both houses of the parliament. और इस नए कानून की मदद से सेक्शन 3 जिसमें नेशनल एंथम को प्रोटेक्शन दिया गया था, उस सेक्शन को अमेंड किया गया है इस नए कानून की मदद से। और इस अमेंडमेंट के बाद नाउ national song that is Vande Mataram has been given at par protection with national anthem that is Jana Gana Mana। तो नेशनल एंथम को जिस तरीके का प्रोटेक्शन है उसी तरीके का प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी दिया गया है। So the bill extends same provision for both, that is national anthem and national song. That means a person will be punishable for intentionally either
प्रिवेंटिंग सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, या फिर कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एन असेंबली फ्रॉम एंगेजिंग इनटू सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो अब जाकर के नेशनल सॉन्ग को भी एट पार प्रोटेक्शन दिया गया। तो अब आप कह सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर के हिसाब से अब 4 एंटिटीज को प्रोटेक्शन है: फ्लैग ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 2, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग एज पर सेक्शन 3। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम डिस्कशन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हाईलाइट किया था द हिस्टोरिक रोल ऑफ वंदे मातरम इन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ही इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली हैड सेड दैट वंदे मातरम शुड बी ऑनर्ड इक्वली विद जन गण मन, इट शुड बी अकॉर्डेड इक्वल स्टेटस। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर पे, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड उसके फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का भी बड़ा महत्व है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, और इस कारण से वंदे मातरम को एट पार ऑनर मिलना चाहिए विद जन गण मन, दैट इज नेशनल सॉन्ग। अब जाकर के वो एट पार स्टेटस दिया गया है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शांति विजन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भारत का नया कैंपेन स्टार्ट किया है फॉर नॉन परमानेंट सीट एट यूएनएससी फॉर द टर्म 2028-29। तो भारत नॉन परमानेंट मेंबरशिप अटेन करने को टारगेट कर रहा है फॉर द साइकिल ऑफ 2028-29, और उसके लिए भारत ने एक कैंपेन लॉन्च किया यूएन प्लेटफॉर्म पे। अब उस कैंपेन के दौरान हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने एक नया विजन लॉन्च किया है, शांति विजन, विच हाईलाइट्स इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबल पीस, मेंटेनिंग ग्लोबल ऑर्डर, हाईलाइट्स इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। तो सरल भाषा में कहें तो भारत यूएनएससी का नॉन परमानेंट सीट टारगेट कर रहा है फॉर 2028-29 साइकिल, और उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान भारत ने शांति विजन को अनवील किया है। क्या है शांति विजन? शांति स्टैंड्स फॉर securing holistic advancement to norms, trust and integrity. Is India's foundational approach and blueprint for India's 2028-29 UNSC campaign. अब की फीचर्स ऑफ शांति विजन देखते हैं। शांति विजन के 5 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, एम्प्लीफाइंग ग्लोबल साउथ, मतलब जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी आवाज सुनी जाए, ये शांति विजन का पहला पिलर है। An equitable world order must be created where voice of global south also must be heard. ऐसा नहीं कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ही पूरे ग्लोबल ऑर्डर को गाइड करें। टेक्नोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक पीस कीपिंग मिशन, तो जो भी पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं उनको बेटर टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड करके भेजे जाए ताकि कैजुअलिटीज कम हो। साथ ही साथ वही पीस कीपिंग मिशन भेजे जाए जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी या सिग्निफिकेंस हो। बात बात पे पीस कीपिंग मिशंस ना भेजे जाए, ओनली रियलिस्टिक यानी कि जिनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हो पीस कीपिंग मिशन का वो भेजा जाए, और जब पीस कीपिंग मिशन भेजा जाए तो उनको टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड करके भेजा जाए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कैजुअलिटीज। कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, तो तीसरा पिलर है शांति विजन का, ऐसे थ्रेट्स को टारगेट करना ज्वाइंट तरीके से, दुनिया के सारे देश मिलकर के आए, जो सिर्फ एक देश के बस का नहीं है। इन करेंट टाइम वी आर फेसिंग मेनी ट्रांसनेशनल थ्रेट्स दैट स्पैन्स अक्रॉस मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज या मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो दीज आर सम ट्रांसनेशनल थ्रेट्स एंड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट cooperate in order to deal with these transnational threats. Responsible technology norms, जो भी नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एआई या नए वेपन्स
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रहे हैं, इन सब का रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए। जैसे न्यूक्लियर वेपन है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ डिटरेंस के लिए किया जाए, एआई है तो उसका इस्तेमाल डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाए ताकि उसका बेनिफिट सारे लोगों को मिले, सारे देशों को मिले, इनइक्वालिटी समाज में या देशों के बीच में क्रिएट ना हो। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स शुड बी प्रिवेंटेड। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में ना पड़ जाए। ये चौथा पिलर है भारत के शांति विजन का। और पांचवा पिलर है लेवरेजिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इंडिया हैज हाईलाइटेड कि हाउ इंडिया हैज contributed in development of global order. India's history as trusted development partner. India has funded infrastructure projects across 79 countries and promote India always prefer dialogue over conflict. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अपने कीवर्ड्स की इन्वेंटरी होती है, उसको थोड़ा थोड़ा पिक करते रहेंगे तो आप आंसर बेहतर लिख पाएंगे। जैसे आईआर में आप ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया ऑलवेज प्रेफर डायलॉग ओवर कन्फ्लिक्ट। तो शांति विजन जो भारत का है उसके ऊपर ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू शांति विजन ऑफ इंडिया। जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पार्लियामेंट ने एक और बिल पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, यानी कि ये भी एक अमेंडमेंट बिल है जो ओरिजिनल लॉ जो 2024 में लाया गया था उसको अमेंड करता है। तो अभी ये जो बिल लाया गया है इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड मेनली आफ्टर नीट यूजी पेपर लीक इन 2026। उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी का खूब सारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जाम्स उनको प्रिवेंट करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। मजे की बात यह है कि जो प्रिंसिपल लॉ लाया गया था जिसको अभी अमेंड किया जा रहा है, जो मेन लॉ लाया गया था 2024 में, वो भी लाया गया था आफ्टर लीक ऑफ नीट यूजी पेपर। तो 2024 में नीट यूजी पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक एग्जाम में कानून लाया गया 2024 में कि कैसे हम पनिश करेंगे अगर कोई इंसान पेपर लीक करने में या कोई ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक करने में पाया जाता है। तो अब 2026 में दोबारा से पेपर लीक हुआ तो उसी कानून को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। तो इट्स नॉट ए न्यू लॉ। सो 2026 में अमेंडमेंट बिल हैज बीन ब्रॉट, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, 2024 वाले कानून में पनिशमेंट की बात थी, अब उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर दिया गया। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई है इन द न्यू लॉ। स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा पेपर लीक रिलेटेड मामलों को। तो ये जो नया कानून है 2026 में लाया जा रहा है, ये पुराने कानून के मुकाबले कितना स्ट्रिंजेंट है इसको जरा हम लोग देखते हैं। जैसे पुराने कानून में जो इंडिविजुअल्स इंगेज्ड होते थे पेपर लीक में या किसी भी अनफेयर एक्टिविटीज में, उनको 3 से 5 साल तक की सजा थी और 10 लाख तक का फाइन था। अब सजा को बढ़ा करके 5 से 10 साल कर दिया गया और फाइन को बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। अगर कोई पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेपर लीक करने में, एक रैकेट है जो पेपर लीक करने में और अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पूरे, तो उस केस में फाइन अप टू 1 करोड़ चला जाएगा। डीबारमेंट फ्रॉम पब्लिक एग्जामिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर 4 ईयर। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई और उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई, तो उसको 4 साल तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। किसी स्कूल या कॉलेज में वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराने में इरेगुलरिटीज पाई गई तो उस पर 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है और 4 साल तक उसको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ये पुराना कानून था। अब नए कानून के हिसाब से 5 करोड़ तक का फाइन और 6 साल तक उसको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली दोज एंटिटीज। देखो जैसे
बहुत बार क्या होता है कि जैसे आईआईटी जेई का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है, तो आईआईटी का तो अब आजकल ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन के लिए कई सारे ऐसे सेंटर्स को हायर करना पड़ता है जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह की व्यवस्था है। तो ये कंप्यूटर्स वगैरह की व्यवस्था कराने वाले कई सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो अपना सेंटर अवेलेबल कराते हैं फॉर कंडक्टिंग पब्लिक एग्जाम्स, अगर ये कुछ इरेगुलरिटीज करते हुए पाए गए तो इनके ऊपर अब 5 करोड़ तक का फाइन है और इनको 6 साल तक अब पब्लिक एग्जाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सर्विस प्रोवाइडर्स के जो डायरेक्टर होंगे उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ का फाइन हो सकता है। ये पुराना कानून था। अब नए कानून के हिसाब से 5 साल तक की जेल और 5 करोड़ तक का फाइन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर मान लीजिए कि एक पूरा रैकेट है तो उस केस में और उस रैकेट के अंदर जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको 5 से 10 साल तक का सजा हो सकता है और 1 करोड़ का फाइन अब बढ़ा करके मिनिमम 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 10 साल होगा लेकिन मिनिमम 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 10 करोड़ का फाइन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कानून पहले से था, बस उस कानून में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की बात की गई है, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई है और स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो पेपर लीक वगैरह अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए सजा है। अगर कोई पूरा एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है तो उनके लिए थोड़ा सा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हाइयर है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स, उनके लिए भी पनिशमेंट की व्यवस्था है। उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उनके जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनको जेल भी भेजा जा सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दिस एक्ट, चाहे वो 2024 वाला कानून हो या 2026 वाला कानून हो, it primarily targets organized cheating networks and officials and service providers, but it does not target the candidates. जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, दे हैव बीन केप्ट आउटसाइड द एक्ट, आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है एज पर द रूल्स ऑफ द एग्जाम, कि उनको एग्जाम से डिबार कर दिया गया और एग्जाम के दौरान कुछ अनफेयर एक्टिविटीज में एंगेज पाए गए तो। लेकिन कैंडिडेट इटसेल्फ will not be subjected to these kind of harsh punishments as per this act. ये पुराने कानून में भी था और नए कानून के हिसाब से भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हार्श पनिशमेंट्स। उनको पुराने जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये चूंकि कानून जो है ये इस साल बड़ा न्यूज में रहा है तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस कानून के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद कर लीजिए मेंस में अगर आ गया तो 2024 वाला जो कानून है उसके 3 महत्वपूर्ण सेक्शन याद रखिए। सेक्शन 3 लिस्ट्स 15 एक्शंस दैट आर कंसिडर्ड एज अनफेयर मींस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। और 15 के 15 एक्शन तो आप याद नहीं रख सकते, तो कुछ महत्वपूर्ण एक्शन जिनको अनफेयर मींस कहा गया है इन पब्लिक एग्जामिनेशन उनको याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर या आंसर की, टैंपरिंग विथ एनी डॉक्यूमेंट या टैंपरिंग विथ कंप्यूटर नेटवर्क, मैनिपुलेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब तरह के एक्टिविटीज, इस तरह के 15 एक्शंस को सेक्शन 3 कहता है ये दे आर अनफेयर मींस। सेक्शन 2K ऑफ द एक्ट डिफाइंस व्हाट इज पब्लिक एग्जामिनेशन। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशंस कहे जाएंगे, तो इसके अंदर वो सारे एग्जामिनेशन दैट आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस एंड एनटीए, जैसे कि नीट एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सारे जो बॉडीज हैं जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ऑल ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक एग्जामिनेशन। और इन एग्जामिनेशंस में अनफेयर मींस करने वाले लोगों को ये तमाम तरीके की सजा है। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट डील्स विद द नेचर ऑफ द ऑफेंस। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कहता है कि अगर इस कानून के अंतर्गत कोई ऑफेंस करता है तो दैट ऑफेंस विल बी कंसिडर्ड एज कॉग्निजिबल, मींस अरेस्ट कैन बी डन विदाउट अ वारंट, इट विल बी नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मींस बेल विल नॉट बी मैटर ऑफ राइट। देखिए कोई भी ऑफेंस 2 मोटे मोटे कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस लेसर ऑफेंसेस होते हैं, छोटे छोटे पेटी क्राइम्स होते हैं बेलेबल ऑफेंस। उसमें क्या है कि
सिंस इट इज अ बेलेबल ऑफेंस तो दैट मीन्स गेटिंग बेल इज मैटर ऑफ राइट, आपको बेल मिल ही जाएगा, उसमें कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में कहा जाता है कि बेल इज नॉट मैटर ऑफ राइट, मतलब इसमें बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय करेंगे मैजिस्ट्रेट, आपको बेल डिनाई भी किया जा सकता है। तो सीरियस ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल कैटेगरी में रखा जाता है। सीरियस ऑफेंसेस आर कॉल्ड कॉग्निजेबल, यानी कि वहां पे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट। नॉन बेलेबल मीन्स magistrate will determine whether bail will be granted or not. And a section 9 of this act also says कि nature of the offense committed under this act will be cognizable, non bailable as well as non compoundable. Non compoundable मतलब out of court settlement is not possible. Case cannot be withdrawn by the complainants even after a compromise has been reached. अगर कोई मान लीजिए कि आपकी सीट कोई और उसमें कोई अनफेयर मीन से ले लेता है एग्जाम, आप किसी एग्जाम में आपकी सीट थी, वो कोई अनफेयर मीन से डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करके ले लेता है, बाद में अब इसमें कंप्लेन होगा एज पर दिस लॉ, जिसने भी फॉर्जरी की उसके खिलाफ केस होगा। अब आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, वो कितना भी पैसा देकर के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस लॉ सेज कि एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस लॉ विल बी नॉन कंपाउंडेबल। तो ये जो तीन टर्म्स है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, उसी के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बना करके दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लूपेक्स मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लूपेक्स स्टैंड्स फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इट्स ए ज्वाइंट लूनर मिशन, मतलब मून मिशन है, ज्वाइंट तरीके से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी है भारत की इसरो और जापान की जैक्सा। लूपेक्स को चंद्रयान 5 भी कहा जा रहा है, क्योंकि भारत ने अभी तक जो 3 लूनर मिशन भेजे हैं, चंद्रयान 1, 2 एंड 3, उसके बाद चंद्रयान 4 भेजेगा भारत मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, और फिर 2028 में इंडिया विल बी सेंडिंग दिस लूपेक्स मिशन विच विल बी इंडियाज 5th लूनर मिशन, इसीलिए इसको चंद्रयान 5 भी कहा जा रहा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो है इसरो एंड जैक्सा, बट नासा ऑफ यूएस विल ऑल्सो प्रोवाइड सम पेलोड सपोर्ट। LUPEX mission is targeted to be launched in 2028. It will be landed near lunar south pole region. जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था वहीं पे साउथ पोल रीजन में इसको लैंड किया जाएगा। लूपेक्स का लक्ष्य है टू स्टडी वाटर एंड आइस क्रिस्टल ऑन मून सरफेस, उसके अलावा सब सरफेस ऑफ द मून का कॉम्पोजिशन को स्टडी करना। एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट लूनर मिशन इज गोइंग टू बी चंद्रयान 4 फ्रॉम इसरो, के बाद चंद्रयान 5 भेजा जाएगा। लूपेक्स मिशन वाज इन न्यूज क्योंकि जापान से कुछ साइंटिस्ट भारत आए, इसरो को का उन्होंने विजिट किया, उस साइट का विजिट किया जहां पे लूपेक्स मिशन की तैयारी चल रही है। तो दिस न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको याद रखना है कि लूपेक्स मिशन है क्या। भारत लूपेक्स मिशन के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और भारत ने अभी तक कितने मून मिशन भेजे हैं और क्या क्या मून मिशन अभी प्लान्ड स्टेज में है, उनके ऊपर ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चंद्रयान 1 वाज सेंट इन 2008, चंद्रयान 2 वाज सेंट इन 2019, बट दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, पार्शियली सक्सेसफुल, क्योंकि उसका जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, विक्रम द लैंडर। चंद्रयान 3 इन 2023 वाज वेरी सक्सेसफुल, सॉफ्ट लैंडिंग हुई ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। फिर चंद्रयान 4 इज प्लान्ड नेक्स्ट ईयर, इट एम्स टू ब्रिंग सम रॉक सैंपल्स फ्रॉम मून बैक टू अर्थ, एंड देन चंद्रयान 5 इज अबाउट लूपेक्स मिशन, जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया। तो ये प्रश्न है अबाउट इसरोज लूनर मिशन। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन वी हैड। यू कैन रीड द हिंट्स आल्सो इफ नीडेड। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज नॉर्मल मेथड। नो, इट इज नॉट अ नॉर्मल मेथड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सट्रीम केसेस में इसको यूज किया जा सकता है, दैट टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन। एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 2021 ऑफिस मेमोरेंडम, दैट इज ट्रू। द कोर्ट हेल्ड दैट retrospective environment clearance can never be granted. This is wrong. Never नहीं कहा है कोर्ट ने, कहा है कि रेयर केसेस में ग्रांट किया जा सकता है थ्रू स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कोर्ट ऑब्जर्व दैट एनी फ्यूचर एमनेस्टी स्कीम इफ रिक्वायर्ड शुड बी बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन। तीसरा स्टेटमेंट सही है।
GERD भारत का 0.83% ऑफ द इट्स जीडीपी अटेन हो गया था 2021-23 में 22 में, दैट इज करेक्ट. फर्स्ट टाइम आफ्टर 2009-10 इट हैज क्रॉस्ड 0.8%, दैट इज आल्सो करेक्ट. इंडियाज R&D एक्सपेंडिचर में द शेयर ऑफ इन जीडीपी इज हाइयर देन दैट ऑफ चाइना, दिस इज रॉन्ग. चाइना का लगभग 4% के आसपास है, भारत तो अभी 0.83% पे है. R&D इकोसिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है. प्राइवेट इंडस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड 51.8% इन R&D in 23-24, highest ever so far for private sector. TOTR, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, ये तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज NTC एक साथ मिलकर के रन कर रही है ताकि ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो. टाइगर रिजर्व के बाहर कम से कम भारत के 40% टाइगर रहते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव लाया गया है. ग्लोबल टाइगर फोरम में तीसरा स्टेटमेंट गलत है. इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, न कि काठमांडू नेपाल में. यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा ने कोई कानून नहीं पास किया है, वहां पे पोर्टुगीज लॉ ही चल रहा है ऑफ 1867. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.